वेलकम बैक टू आवर वार्ता क्लासेस। चलिए, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अगले लेक्चर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ इससे रिलेटेड करंट अफेयर नहीं बताऊंगा, इससे रिलेटेड जो भी घटनाएं पीछे घटी है, ये संगठन बना क्यों है, इससे रिलेटेड हम समझेंगे। नाटो क्यों बना, इसकी सम्मेलन कब होनी है, G7 क्यों बना, इसकी सम्मेलन कब होनी है, ब्रिक्स या NBD नेशनल डेवलपमेंट बैंक या क्वाड हो जाए SCO, इसको हम रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप रटिएगा तो भूल जाइएगा। मैं इसको एक तरह हिस्टोरिकल फैक्ट समझाऊंगा, जिससे आप हमेशा इस चीज़ों को याद रखिएगा और हमेशा याद रहेगा आपको, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे नाटो। नाटो का नाम है, फुल फॉर्म इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको नॉर्थ अटलांटिक क्यों बोलते हैं कि इसको जो मुख्य देश जो इसमें शामिल है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाई इन नॉर्थ अटलांटिक, इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक इसका नाम आया है। डेट्स वाई वी कॉल इट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपका। मैं ही नहीं चाहता कि आप नाटो को समझ लें। मैं नाटो को पूरा पीछे इतिहास में आपको ले जाना पड़ेगा, 100 साल पीछे। वहाँ से हम प्रेजेंट में आएंगे तो आपको समझ जाएगा नाटो। इसके बाद ज़िंदगी में आपको नाटो के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नाटो का पहले आप समझ लिए फॉर्मेशन कब हुआ था। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में। ये आपसे सवाल पूछता है, ये तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, इसमें जो मुख्य कंट्री थे, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा थे, और वेस्टर्न यूरोपियन नेशन जो थे, जिसमें फ्रांस था, आपका ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है। ये सारी कंट्रियां ने मिलके नाटो को बनाया था उस समय, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से मिलिट्री अलायंस है। क्या है नाटो? क्या है? एक मात्र सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। ओके, चलिए पहले समझेंगे नाटो को पटकथा पीछे से क्या चल रही थी। एक्चुअली ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स हुआ था। ब्रुसेल्स की ट्रीटी में ये हुई थी 17 मार्च 1948 को। बेल्जियम हो जाए, नीदरलैंड हो जाए, लग्जमबर्ग हो जाए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने बोला कि हमें एक ऐसा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सोवियत यूनियन का जो प्रभाव था, जो वर्चस्व था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ट्रीटी किया कि हम सोवियत यूनियन के जो बॉर्डर एरिया है उसको हम सीमित रखेंगे और हम सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम उसको रोक सकें। डेट्स वाई दिस नाटो वाट फॉर्म्ड, ठीक है। चलिए, अब इसमें नाटो में सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी होगा या भागीदारी होगा, वो वन एंड ओनली होगा, वो है आपको USA का। क्योंकि USA और रसिया वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी पावर के रूप में उभरी थी। तो ठीक है, जो युद्ध होगा कोल्ड वार, वो USA और रसिया के बीच में ही होगा, ठीक है। तो नाटो का कब बना? वाशिंगटन DC में बनी थी 1949 में। कहाँ बनी थी पूछेगा? वेयर वाज नाटो फॉर्म? वाशिंगटन DC में 1949 में, ठीक है। ये क्या है, कैसा है? मिलिट्री अलायंस है, याद रखिएगा, एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। इसमें जो मेन ट्रीटी में 5-6 देश थी स्टार्टिंग में, उसके बाद अभी तो 32-33 देश हो गई है। इट इंक्लूड ब्रुसेल्स स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, पोर्तुगल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड, जो शुरुआती में ट्रीटी को इन्होंने साइन किया था। तो ये सारी देश थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं कुछ आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। नाटो बना क्यों, उसके पीछे कारण था, ठीक है। चलिए मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। नाटो बनने के पीछे ये था, जो आप जर्मनी देख रहे हैं, ये मेन मकसद था। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड वार 2, जो 1939 से 45 तक चला था। ओके, चलिए इसको समझ लीजिए, टाइम लगेगा। 45 तक चला था। तो ऐसा हुआ कि जब युद्ध खत्म हो गया तो जर्मनी पूरी तरह से हार गया था। तो हारने के बाद जो USA था, रसिया था, फ्रांस था और ब्रिटेन, इन्होंने बोला कि जर्मनी में तो कोई है नहीं। तो जर्मनी को इन्होंने 5 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। 5 टेरिटरी में जर्मनी वर डिवाइडेड। उसमें से एक टेरिटरी मिला फ्रांस को, ठीक है। एक फ्रांस को मिला, एक US को मिला, ठीक है, और एक हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन को मिला, ठीक है, और एक हिस्सा आपको USSR को मिला। तो USSR के पक्ष में जो गया था वो था ईस्ट जर्मनी, और इनके पक्ष में जो आया था वेस्ट जर्मनी। और जो बर्लिन थी वो ईस्ट जर्मनी का हिस्सा था, जो रसिया के हाथ में थी। तो बात ये हुआ कि वेस्ट जर्मनी को इन्होंने 1948 में यूनिफाई कर दिया और यहाँ पर एक चुनाव करा के यहाँ नेता चुना गया। लेकिन इस जर्मनी में ऐसी घटना नहीं हुई। इस जर्मनी में ना तो कोई चुनाव हुआ, जैसा वादा हुआ था ट्रीटी में कि चुनाव होगा और यहाँ पे लोकतंत्र होगा, ना कोई चुनाव कराया गया। 1948 में से बोला ना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने क्या किया, ज्वाइन करके एक वेस्ट जर्मनी का ज्वाइंट वेस्ट जर्मनी बना लिया। अब ये जो सोवियत यूनियन था, ये नहीं चाहता था यहाँ चुनाव, ये अपने हिस्सा में ही चाहता था कि ये रसिया का परमानेंट हिस्सा बन जाए। तो उन्होंने
क्या किया, कोई चुनाव नहीं कराया। इसको लेकर मतभेद चालू हुआ और एट द एंड ऑफ द डे कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है 1946 के बाद। अब जो रसिया है ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना वर्चस्व इधर जमाना चाह रहा है। तो ठीक है, इसी घटना चक्र में रसिया क्या करता है, यहाँ पर एक दीवार खड़ा करता है जिसका नाम था बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल खड़ा करने का मतलब ये था, जो ईस्ट जर्मनी के लोग हैं वो वेस्ट जर्मनी में नहीं आ सकते थे, बहुत सारी की फैमिली यहाँ रहती थी। बर्लिन वॉल खड़ा किया गया, लगभग 40 साल तक ये वॉल थी। और द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल गिरने के बाद सारा यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी का। ठीक है, तो इस घटना चक्र के कारण अब सोवियत यूनियन ये चाहता था कि वो अमेरिका से ज़्यादा बड़ा कंट्री या बड़ा सुपर पावर बने, और अमेरिका चाहता था कि वो सुपर पावर बने। इस चक्कर में नाटो का आविष्कार हुआ। तो नाटो बनने की कहानी आप समझ गए, ये जर्मनी से स्टार्ट होता है और नाटो बनता है। ठीक है, ओके। रसिया और जर्मनी, ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार समझ लीजिएगा। ये मैंने समझा दिया, अब ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको कि नाटो क्यों बना। चलिए, ये देख रहे हैं बर्लिन एयरलिफ्ट। अगर आप इतिहास में जाइएगा तो बर्लिन एयरलिफ्ट था, जिसमें क्या हुआ था कि यूएस ने, जो वेस्ट जर्मनी आपने देखा, वेस्ट जर्मनी की पूरी ब्लॉकेज हो गई थी। बहुत सारे फ्लाइट जाते थे वहाँ, फूड पैकेट्स गिराते थे, मेडिकल एड देते थे, वो सारी चीज़ कर रही थी। वो चाहते थे कि वेस्ट जर्मनी जो है यूनिफाई होकर इस जर्मनी में पूरा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाए। इस चक्कर में आप ये सारे चित्र देख रहे हैं, एज यू कैन सी। ठीक है, बर्लिन ब्लॉकेज बोलते थे इसको। ठीक है, बर्लिन एयरलिफ्ट भी बोलते, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, आपने ये देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते। ये घटना चक्र 1949 में बना। 55 में क्या हुआ, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी में नाटो का गठन हुआ। 1990 से क्या हुआ, कोल्ड वार की एक तरह से क्या हुई, एंड ऑफ कोल्ड वार हो गया था। ठीक है, फ्रांस एक बार इससे बाहर भी आ गया था, फिर फ्रांस इसके एक हिस्सा भी बन गया। ठीक है, और इसमें घटना चक्र को देखिए, फिर एयरलिफ्ट हुआ, फिर क्या बोलता है, सबसे पहले आर्टिकल 5 का यूज हुआ था। आर्टिकल 5 मैं बाद में बताऊंगा। आर्टिकल 5 वॉज यूज, जो 9/11 का हमला हुआ था, नाटो ने सबसे पहले आर्टिकल 5 का यूज किया था। और 2009 के बाद देखा जाए तो कोई ऐसा युद्ध, 2010 के बाद कोई ऐसा, कोल्ड वार तो पूरी खत्म हो गई, कैसा युद्ध नाटो ने अभी तक नहीं लड़ा है। चलिए, ठीक है, नाटो कंट्री याद करते हैं। नाटो की करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक के जितनी कंट्रियाँ लगभग सब है, उसके अलावा भी नाटो अपना एक्सपेंशन क्या कर रहा है, ईस्टवार्ड कंट्रीज में करने की कोशिश कर रहा है। अल्बेनिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लेटिविया, लुथीनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, टर्की, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। ठीक है, यूएसए इनका बॉस है। ठीक है, क्योंकि अपने ये अभी नाटो का एक मीटिंग हुआ जिसमें अपने जितने भी नाटो के कंट्री अपने 1% जीडीपी का जो है वो नाटो की जो मिलिट्री अलायंस है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर अपना खर्च करेगी। अभी लेटेस्ट में यही हुआ है इनके बीच एग्रीमेंट। ठीक है, तो पूछ सकता है हु ज्वाइन नाटो रिसेंटली, तो 31st जो मेंबर है नाटो का वो है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। स्वीडन ने भी दिया था, लेकिन स्वीडन को उन्होंने अभी स्वीकार किया किसी कारण से। ठीक है, टर्की ने से रोका था, कोई उनका पर्सनल मुद्दा था। ठीक है, तो फिनलैंड ने भी ज्वाइन किया नाटो। ये सवाल पूछ सकता है रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, फिनलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं समय गवाए हुए। ठीक है, अभी एक्सपेंशन देख रहे हैं नाटो का कहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब ये है कि भारत इसको ज्वाइन करेगा। भारत इसको ज्वाइन इसलिए नहीं कर सकता कि रसिया के साथ इसके अच्छे संबंध है और यूएसए के साथ भी इसके अच्छे संबंध है। अगर ये नाटो ज्वाइन करता है तो आपने देखा नाटो संगठन जो बना है वो रसिया को ही क्या करने के लिए, रोकने के लिए, रसिया को जो सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन जो था वेस्ट वार्ड उसको रोकने के लिए बना था। तो इंडिया उस चीज़ को ज्वाइन नहीं करेगा कि नाटो और रसिया का पुराना 36 का आंकड़ा है। ठीक है, अब क्या है, यूक्रेन क्यों, यूक्रेन से युद्ध होने का कारण बताता हूँ मैं, सिंपल से एक सेकंड समझिए। यूक्रेन जो है ना एक समय रसिया का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यूक्रेन की कल्चर आइडेंटिटी हो जाए, वहाँ के पीपल हो जाए, वहाँ की फैमिली हो जाए, उनका सारा इतिहास रसिया से जुड़ा था। रसिया नहीं चाहता है कि वेस्टर्न जो कल्चर है या वेस्टर्न जो कंट्री है वो यूक्रेन का हिस्सा बने, क्योंकि रसिया वो चाहता है कि कल्चरली एक तरह से रसिया, यूक्रेन जो है वो रसिया का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बफर स्टेट है नाटो और इसके बीच में। ठीक है, मैं दिखाता हूँ ये क्या है, ये बफर स्टेट है। ठीक है, यूक्रेन क्या है, बफर स्टेट है। ठीक है, बफर स्टेट है। ये नहीं चाहता है कि ये बफर स्टेट पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि ये सारे फिर नाटो के पार्ट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बता दिया नाटो का ऑफिशियली कब बना था, 1949। ठीक है, जिसको 12 फाउंडिंग मेंबर थे इसके। ओके, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू जो पूछ सकता है। ठीक है,
पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक, वेयर इज नाटो हेड क्वार्टर लोकेटेड, ठीक है, जो बेल्जियम में है, ठीक है, और उसका जो लोकेशन है कहाँ है, उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में। पहले इसकी कैपिटल मैंने क्या बोली, पहले इसकी कैपिटल थी पेरिस में, लेकिन 1990 में पेरिस ने, फ्रांस ने बाहर हो गया था, और फ्रांस के बाहर होने के कारण वहाँ से कैपिटल शिफ्ट होकर चली गई ब्रुसेल्स, ठीक है। पहला कैपिटल कहाँ था नाटो का, पेरिस, ठीक है। और रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है नाटो, रिसेंटली किसने ज्वाइन किया नाटो, फिनलैंड ने, ठीक है, ये याद रखिए, फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। और स्वीडन इसके लिए अभी तक दे चुका है नाटो का मेंबरशिप के लिए। आपने यूक्रेन युद्ध तो देख ही लिया, नाटो के कारण नहीं हुआ है। चलिए आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 5 का मतलब ये होता है अगर किसी भी, क्यों नाटो में अगर कोई भी है, ठीक है, अगर कोई भी देश उस पर हमला करता है तो अगर आर्टिकल 5 इन्वोक होता है तो इसका मतलब होता है नाटो के सारे देशों पर हमला। एक देश पर हमला का मतलब है नाटो के 32 जो कंट्री हैं उन पर हमला माना जाएगा। दैट्स वाई आर्टिकल 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नाटो, ठीक है। नाटो का आर्टिकल 5 याद रखिएगा, ठीक है, किसी पे हमला का मतलब सब पर हमला होता है, ठीक है, आर्टिकल 5 याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया, ठीक है, इस पर 2 क्वेश्चन, नाटो का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, पूछता रहता है, 31st कंट्री कौन है, फिनलैंड। ये तो मैंने एक तरह से बता दिया, डिटेल्स बता दी, आप कहीं भूलिएगा नहीं, नाटो को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। नाटो की समिट जो पूछ सकता है, नाटो की समिट 2023 कहाँ होने वाली है, लिथुआनिया में होने वाली है, ठीक है, और 24 वाली कहाँ होने वाली है, वाशिंगटन डीसी में होने वाली है। इनका 75 साल पूरा रहा है नाटो का, ठीक है। और नाटो बना भी कहाँ था, नाटो बना भी था यूएस में ही, ठीक है, ठीक है, इसके पीछे भी यही कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन ये बढ़ता है ना, यूक्रेन क्यों ज्वाइन करना चाहता था नाटो, वही है ना, यूक्रेन अगर उसका हिस्सा बन जाएगा तो यूक्रेन पे किसी तरह का रशिया दबाव बनाएगा तो जितने भी नाटो के लोग हैं, जितने भी नाटो के मेंबर हैं, सब मिलकर एक साथ हमला कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 5 का यूज करने के लिए यूक्रेन उसमें जाना चाहता है, ठीक है, और ये चीज़ें रशिया नहीं चाहता है, ठीक है। अब मैंने बताया रशिया क्यों इम्पोर्टेंट मानता है यूक्रेन, मैंने बताया कल्चरली, इकोनॉमी, पॉलिटिकल बॉन्ड है इनका, आज से नहीं हज़ारों साल से, इसलिए नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो क्या बने, यूरोपियन यूनियन, सॉरी, नाटो का हिस्सा बने, डेट्स वाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं G7। मुझे लगता है नाटो कंप्लीट हो गया। जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो मैं बोल सकता हूं, आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद किसी तरह का डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको चीज़ों को थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपकी रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी टॉपिक हो, या GS से रिलेटेड हो या करंट अफेयर से रिलेटेड हो। आप पुराने वीडियो को देखिएगा, मैं उससे समझाता हूँ, सिर्फ रटवाने की कोशिश नहीं करता हूँ। चलिए G7, ठीक है, G7 ग्रुप ऑफ 7 कौन सा हो जाएगा भैया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड USA, ठीक है। अब इसको फॉर्मेशन को देखते हैं फटाफट, ठीक है। G7 को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है, ठीक है। इसके बनने के पीछे कौन कौन सी कंट्री थी, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, मैंने से बता दिया, ठीक है। और एडिशनल में क्या है, यूरोपियन यूनियन भी इसकी एक क्या है, पार्ट है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसका पार्ट है। चलिए फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका ओरिजिनल फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। 73 में एक मीटिंग हुई थी, इसकी लाइब्रेरी ग्रुप इसलिए बोलते थे कि जो वाशिंगटन डीसी की जो व्हाइट हाउस थी उसमें लोगों की बैठक हुई थी और वो लाइब्रेरी में हुई थी, इसको इसलिए बोलते थे लाइब्रेरी ग्रुप बोलते थे, ओके। 1975 में एक तरह से ये फॉर्मली बन गया था, ठीक है। और लास्ट में इसको ज्वाइन करने वाला कौन था, कनाडा, जिससे बना ये G7। फाइनली यूएस के प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में जब बात हुई तो 97 में रशिया ने ज्वाइन किया, फिर 2014 में रशिया ने उससे एग्जिट कर लिया यूक्रेन के कारण, ठीक है। ये किस तरह का फोरम है, पॉलिटिकल फोरम है और इकोनॉमिक फोरम है, ओके, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, IMF एडवांस कंट्री बोलते हैं। IMF एडवांस कंट्री का मतलब ये होता है कि डेवलप कंट्री का एक, दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके पीछे मकसद था 1970 में जो एनर्जी क्राइसिस आई थी 2 युद्ध के कारण, योम किपोर वार एक वार था, इजराइल वार था और अरेबियन कंट्री के साथ हुई थी, ठीक है। तो उसके कारण क्या था, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यूएस में, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया था। ओपेक नेशन ने यूएस को तेल देने से मना कर दिया था
ओपेक नेशन ने यूएस को तेल देने से मना कर दिया था, जिसके कारण G7 कंट्री ने सोचा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे आने वाले समय में इस तरह की क्राइसिस ना हो। ये क्या 1970 का कौन सा क्राइसिस था? ठीक है, 1970 का ये क्राइसिस था ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। आप एक बार नेट पे इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए, ग्रुप ऑफ 7 तो मैंने बता दिया, यूनाइटेड एक बार देख लीजिए। ठीक है, 2 कंट्री इधर की है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, इधर जर्मनी, और एक कंट्री एशिया की जापान। ग्रुप ऑफ 7 हो गया। ठीक है, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका, बहुत सारे ट्रिक हैं। ड्रिंकिंग जूस विथ गर्लफ्रेंड बोलिए या गॉडफादर बोलिए, जो आपको पसंद लगे। ठीक है, ड्रिंकिंग जूस में से जूस और जीएफ जो है, गॉडफादर या गर्लफ्रेंड, इसको याद रखिए। जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये सारा मतलब ये आप नेट पे डालेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा यही मिलेगा। तो आप इस चीज़ को रट लीजिए, उसके बाद कोई याद, ऐसे आपको रटने की याद नहीं है। आप एक बार मैप में आप एक चीज़ों को समझ लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि रटने की या कोई ट्रिक की जरूरत है। ऐसे मैंने बता दिया क्योंकि एग्जाम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है इनमें से कौन है कौन नहीं है। ठीक है, रसिया इससे एग्जिट कर गया, G8 था एक। चलिए, अब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में या पूछे गए हैं। ठीक है, 2023 की प्रेसिडेंसी किसने की? अभी जापान में हुआ था, हिरोशिमा में, आपने देखा था। इंडिया वाज इन्वाइटेड। इंडिया को 2019 के बाद रेगुलर इन्वाइट किया जा रहा है। ओके, ठीक है, क्योंकि इंडिया एशिया का पैवट है, मतलब एक तरह से तो एशिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी अभी बनने वाली है वो एशिया है। एशिया में वो है भारत। FDI से लेके कुछ भी हो जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज से लेके इंडिया सबसे बड़ा ग्लोबल पावर बनने जा रहा है। तो ये चीज़ें G7 को पता है। ठीक है, और 2024 का G7 समिट कहाँ होने वाला है? ये इटली में होने वाला। तो 23 का कहाँ हुआ, ये सवाल पूछ सकता है, और 24 का कहाँ होने वाला? इटली में। ठीक है, आप 2 सवाल को याद रखिएगा बस। ठीक है, जापान 23 और इटली में 24 में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बिना समय के हमारे ब्रिक्स नेशन पे। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो कृपया जाके सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ब्रिक्स नेशन तो आपको पता है ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था ब्रिक्स नेशन को। ठीक है, साउथ अफ्रीका वाज लास्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स नेशन, इसके बाद अभी तो कोई जुड़ा नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया ब्रिक्स क्या है। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, 4 नेशन है, और इसकी जो मीटिंग भी होती है वो अल्फ़ाबेटिकल होती है, आपको समझा देंगे। ठीक है, 2010 में किसने ज्वाइन किया? साउथ अफ्रीका में ने, पहले तो BRIC, अब वो हो गया BRICS, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। ठीक है, और ये वर्ड किसने दिया था? गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट है जिम नोएल, इन्होंने ब्रिक्स नेशन को बताया था कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी 2050 तक। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। चलिए, अब ब्रिक्स नेशन ने ही 2014 में क्या हुआ था, ब्राज़ील में जब मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में मीटिंग हुई थी। फजेंडा डिक्लेरेशन में न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको अभी बताऊंगा मैं, सोचिए। ठीक है, इसमें क्या किया कि जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका है और चाइना जो ये करेगी, जो नई भी प्रोजेक्ट होगी या प्रोजेक्ट चल रही है उनको क्या करेगी? लोन देगी। ठीक है, जो भी कंट्री है, मतलब इंडिया को लोन देगी, NBD या कोई प्रोजेक्ट है, बड़े सा प्रोजेक्ट है, उनके लिए लोन इशू करेगी। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। चलिए, ब्रिक्स कब बना था तो बता दिया मैंने। ठीक है, 2009 में। ओके, तो और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? NBD का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोनों का हेडक्वार्टर है संघाई में। मैंने क्या बोला, इसलिए मैं बोलूँगा अगले बताऊँगा। दोनों का हेडक्वार्टर है संघाई में, याद रखिएगा, और संघाई में ही ब्रिक्स टावर है। ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ब्रिक्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसका है? ब्रिक्स में NDB में सबसे ज़्यादा चाइना का है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो टोटल मॉनेटरी के वैल्यू में सबसे ज़्यादा चाइना का है। ठीक है, चलिए, अब 2023 का ब्रिक्स कौन अटेंड करने वाला है? ठीक है, ये 2023 का ब्रिक्स होने वाला था नहीं, होने वाला है, साउथ अफ्रीका में होने वाली है अगस्त में। तो 2023 समिट, ये मैं बोलूँगा BPSC या UPSC कोई भी एग्जाम में 2023 समिट जो होने वाली है वो होने वाली है साउथ अफ्रीका में। ओके, ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स 2024 का होने वाली है, वो होने वाली थी ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील में ही क्या होने वाली है? G20। ठीक है, तो ब्राज़ील ने बोल दिया भैया हम G20 और ब्रिक्स एक साथ नहीं करा सकते हैं, इसलिए उसे रसिया शिफ्ट कर दिया गया लीगली। ठीक है, लास्ट में ज्वाइन करने वाला कौन है पूछ सकता है? व्हेन साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ब्रिक्स 2010। अब ये मीटिंग कैसे होती है? देखिए, मीटिंग की लेटर वाइज होती है। सबसे पहले जैसे मैं 2021 मानता हूँ, एक आप बेस लाइन ले लीजिए, 21 में हुआ इंडिया में, तो अगला बार 22 में होगा चाइना में, जैसे 23 में होने वाला है अफ्रीका में अभी अगस्त में, 24 में होने वाला था ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील ने छोड़ दिया, तो 24 में होने वाला है कहाँ? साउथ अफ्रीका में।
तो ये लेटर वाइज चलता है, 21 में यहाँ हुआ तो 22 में यहाँ होगा, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, फिर 27 में, ये घूमता रहता है। तो ठीक है, आप एक बार बेस लाइन ले लीजिएगा, आप याद भी नहीं रहेगा तो समझ लीजिएगा ब्रिक्स लेटर वाइज चलती है। 2021 से आप ले लीजिएगा। और अभी कहाँ होने वाली है? साउथ अफ्रीका में। और उसका अगला कहाँ होने वाला है? होने वाला था तो कहाँ? ब्राज़ील में, लेकिन होगी कहाँ? रसिया में, क्योंकि ब्राज़ील में अगले साल क्या होने वाला है? G20। चलिए, क्वाड, ठीक है, क्वाड नेशन तो आपको बिल्कुल याद है। चलिए, क्वाड के स्टेब्लिश कब हुआ? 2007 में। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, 4 कंट्री का समूह है जो क्या करते हैं? सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन में जो भी सिक्योरिटी इशू है उन पे ये डायलॉग पे बात करते हैं, ठीक है। ये क्वाड कब बना था? 2007 में। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं शिंजो आबे, ठीक है, इनके सपोर्ट से ही बना था, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री गए थे मनमोहन सिंह और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट डिक केनेडी ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि, और जो मालाबार एक्सरसाइज है ये भी 4 नेशन के बीच में ही होता है। याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज है पार्ट ऑफ क्वाड। तो मालाबार एक्सरसाइज कभी भी आएगा तो समझ जाइएगा कि 4 देशों के बीच में होता है। चलिए, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, ठीक है। अब बैकग्राउंड क्यों है, इसको क्यों बनाया गया, ठीक है। यूएस और चाइना में जो कंपटीशन चलता है मार्केट को लेके या मार्केट कैप्चर को लेके या दबदबा बनाने के लिए, ठीक है। और अभी देख रहे हैं इंडिया और यूएस की मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो गई है। उससे हम क्या प्रेडेटर ड्रोन्स ले रहे हैं और बहुत सारे वेपन्स भी लिए हैं और हम बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट भी लेते हैं। और सबसे पहले क्वाड का जो काम पड़ा था वो था 2004 में। ये सारे देश मिलकर आए थे और सुनामी जो आए थे 2004 में जापान में, तो उसमें मदद की थी। और साउथ चाइना सी में चाइना का जो वर्चस्व बढ़ गया उसको लेके भी क्वाड काफ़ी सख्त रहता है। हमेशा आप न्यूज़ में आते रहता है साउथ चाइना सी, ठीक है, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। क्वाड नेशन देखिए, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एक तरह से, ठीक है, ये क्या है? पैसिफिक ओशन, इस तरह देखा जाए, ठीक है। इसमें क्या करता है? चाइना अपने टेरिटरी को क्या बोलता है? ये बोलता है कि ये सारी टेरिटोरियल वाटर हमारी है। जापान बोलता है हमारी है। तो ये हमेशा युद्ध होता रहता है सारी कंट्री, मतलब सारी कंट्रियाँ में। कभी जापान बोलता है, कभी बहुत मलेशिया बोलता है, इंडोनेशिया बोलता है, फिलीपींस बोलता है। तो साउथ चाइना सी में चाइना सस्ता अपना दबदबा बने। तो ये चारों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चाहती है साउथ चाइना सी में शांति रहे। और इंडिया भी चाहता है कि जो चाइना है वो किसी न किसी तरह से इंडिया को हार्म ना पहुँचाए और वो अपना वर्चस्व ना बना पाए। जी, ठीक है। देख रहे हैं टेरिटोरियल वाटर, देख रहे हैं चाइना, ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, चाइना बोलता है टेरिटोरियल वाटर मेरा ये है, ठीक है। फिर ये मलेशिया बोलता है ये है, ब्रुनेई ये है, फिलीपींस। तो साउथ चाइना सी में हमेशा युद्ध ऐसा चलता रहता है, ठीक है। क्वाड नेशन का बनने के कारण एक ये भी है, चाइना को दबाने की कोशिश करना है, ठीक है। अब 23 और 24 की क्वाड हम याद रखेंगे क्योंकि ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। किसने होस्ट किया 2023 का? ठीक है, 2023 का ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने बोला हम नहीं जा सकते हैं, तो ये फाइनली जापान में ही हो गया। तो कहाँ हुआ है क्वाड का 2023 का समिट? जापान में, हिरोशिमा में हुआ था। होना कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया, हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे क्योंकि क्वाड की समिट वहाँ पे पहले से होनी थी, ठीक है। 2024 कहाँ होना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये इंडिया होस्ट करने वाला है, ओके, को इंडिया होस्ट करने वाला है, इस चीज़ को याद रखें। 23 जापान, 24 भारत, ठीक है। एससीओ के मेंबर देख लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। इंडिया और जो पाकिस्तान है 2017 में ज्वाइन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंट्री आई है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले देख लीजिए। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये फॉर्मल कंट्री थी। बाद में जो जुड़ी है 2 कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए, एससीओ का मेन मकसद क्या है? इस्टेब्लिश तो 2001 में हुआ, इसका मेन मकसद क्या है? ठीक है, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है, ओके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे चाइना है। जब आप चाइना से लड़ने के लिए क्वाड बना रहे हैं, फिर चाइना के साथ एससीओ बना रहे हैं, तो एक तरह का असमंजस यहाँ पे पैदा होता है, ओके। चलिए, समझ गए आपको कौन कौन सी कंट्री याद रखनी है। मीटिंग कहाँ हो रही है ये याद रखनी है। 23 की जापान में हुई, 24 की कहाँ होने वाली है? 24 की इंडिया में होने वाली है, याद रखिएगा। चलिए, अब एससीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये सवाल पूछ सकता है। एससीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? एससीओ का कोई हेड क्वार्टर नहीं है क्योंकि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। ये कन्फ्यूजन होता है, पूछ सकता है कोई। आई एम रियली सॉरी, मैंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। एक्चुअली एससीओ का हेड क्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, ठीक है। रियली सॉरी, G7 की हेड क्वार्टर नहीं है ना, G20 की हेड क्वार्टर है, ठीक है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी कोई हेड क्वार्टर नहीं होती है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक तरह से कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी एक हेड क्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। रियली सॉरी, इसकी हेड क्वार्टर आप याद रखिएगा।
एससीओ को लास्ट किसने ज्वाइन किया है? इंडिया और पाकिस्तान ने। ठीक है, ठीक है। 2023 का होने वाला है इंडिया में। ठीक है, अभी एससीओ की फॉरेन मिनिस्ट्री की बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? आपने देखा था गोवा में हुई थी। एससीओ की फॉरेन समिट मीटिंग कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। ठीक है, और ये वर्चुअल समिट होने वाली है। इसमें कितने मेंबर है? 8 मेंबर। ओके, चलिए। और एक और क्वेश्चन मैं बता दूंगा, कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ 2023 काफ़ी न्यूज में रहा है। कौन है इसका कल्चरल कैपिटल? बनारस इज द कल्चरल कैपिटल। याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और एससीओ 2024 कौन कहाँ होने वाला है? कजाकिस्तान अस्थाना में। कजाकिस्तान अस्थाना में। ठीक है, अपने एससीओ का देख लिया जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गई, रियली सॉरी। बीजिंग चाइना में है हेडक्वार्टर, इसका याद रखिएगा, पूछता है ये सवाल। 23 का होने वाला भारत में, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पे पहली बार आया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में 6 मंथ का करेंट अफेयर लाने वाला हूँ, जनवरी से लेकर जून तक का। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।